Hello everyone, welcome to all of you in my channel Commerce Hub. Myself Hardev Singh, and today I'm going to discuss with you how to calculate the tax liability under the Income Tax Act 1961. So under this video I'll try to explain to you how a tax liability be calculate under the Income Tax Act, because इस वीडियो के अंदर मैं टैक्स निकालना बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेड पोर्शन होगा क्योंकि इसमें मैंने एक कैटेगरी का प्रैक्टिकल लिया है, सिर्फ एक तरह का ही एग्जाम्पल लिया है। तो उसके लिए उसको ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए मेरे पास एक सेकंड वीडियो होगा, वो मैं इसको इसके बाद आपको प्रोवाइड करूंगा। सो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि इन ब्रीफ आपको बताऊं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से चीजें जो ऐड होंगी, माइनस होंगी, जिससे हम टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक नॉर्मल पर्सन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहता है तो एटलीस्ट उसको ये तो पता होना जरूरी है ना कि मैंने अपना टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसलिए पहले मैं आपको कैलकुलेशन टैक्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ITR-1 कैसे फाइल करते हैं उसके बारे में बताने की। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन आर स्लैब। तो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको स्लैब की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको नॉलेज नहीं भी है, यू कैन असेस दैट स्लैब फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल एज फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ रेडी रोकनर्स और इनकम टैक्स बुक्स। तो आपको मार्केट में से बुक्स भी मिल जाती हैं, उनमें से भी देख सकते हैं स्लैब्स। एज वेल एज न्यूज़पेपर में भी आ जाता है स्लैब। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो असेस थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू भी आप असेस कर सकते हैं। तो देखिए जो मैं स्लैब लेने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे जो पर्सन है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं 31 मार्च 2020 की। तो इसलिए मैंने पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 का ही बताया, अभी 20 और 21 का नहीं बनाया, क्योंकि 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वो होगा आफ्टर 31 मार्च। तो इसलिए मैं सिर्फ इसी का अभी बता रहा हूँ, बाकी दूसरा बाद में बताऊंगा। उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टेप सारे सेम रहेंगे, सिर्फ कुछ उसके अंदर मेथड्स, जो कुछ रेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू हाईलाइट द इनकम टैक्स कैलकुलेशन। तो पहले हम स्लैब देखेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए क्या स्लैब है? अप टू ₹2,50,000 फॉर नॉन सीनियर सिटीजन। नॉन सीनियर सिटीजन मीन टू से अ पर्सन हुज एज लेस देन 60 ईयर। तो नॉन सीनियर सिटीजन का मतलब है जिसकी एज जो है वो 60 ईयर से कम है, उस पर्सन के लिए टैक्स स्लैब है। सबसे पहले जो पहली कैटेगरी आपको नजर आ रही है, ये देखिए, ये सारी उसके लिए जो नॉन सीनियर है। पहले हम ये देखेंगे जो कि जिसकी एज 60 से कम है। अगर उसकी इनकम अप टू ₹2,40,000 है तो टैक्स विल बी निल, वहां पर कोई टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ इनकम मोर देन 2,50,000, मतलब 2,50,000 से अगर ₹1 भी ऊपर चली गई तो क्या होगा? 5% टैक्स रेट एप्लीकेबल। तो 2,50,000 से लेके 5 लाख तक सेम रेट रहेगा फॉर द इंडिविजुअल, दैट इज 5%। चाहे उसकी इनकम जो है इंडिविजुअल की 2 लाख, मान लीजिए 2,51,000 है, मतलब 2,50,000 से ऊपर है, और 4,95,000 है, मतलब 5 लाख से नीचे है, तो भी उसके ऊपर 5% रेट ही लगेगा। और हम यूं भी कह सकते हैं, अगर इसकी इनकम जो कि 60 ईयर से नीचे है, उसकी इनकम 250 से प्लस है, ग्रेटर है, बट 5 लाख या उससे कम है, या 5 लाख है पूरी या 5 लाख से कम है, देन द 5% रेट ऑफ टैक्स बी एप्लीकेबल। एंड इफ द इनकम ऑफ दैट नॉन सीनियर सिटीजन बी मोर देन ₹5 लाख, अगर 5 लाख से ज्यादा है लेकिन लेस देन ₹10 लाख, देन रेट ऑफ टैक्स विल बी 20%, एंड इफ मोर देन 10 लाख देन रेट ऑफ टैक्स इज 30%। नाउ मूव ऑन द नॉन सीनियर सिटीजन, और जिसको हम बोल देते, सॉरी, सीनियर सिटीजन, जिसकी एज 60 से ऊपर है लेकिन लेस देन 80 ईयर्स, 80 ईयर से कम है लेकिन 60 या उससे ऊपर है, 60 एंड अबव, मतलब 60 भी हो सकती है या उससे ऊपर भी हो सकती है, उनके लिए ये स्लैब है। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, सेम एज इंडिविजुअल, लेकिन इनको एक और बेनिफिट है, इनको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर इनकी इनकम 3 लाख भी हो जाएगी फिर भी इनके लिए टैक्स रेट होगा निल। अगर 3 लाख से ₹1 भी ऊपर जाएगा, देन दी सीनियर सिटीजन लाइबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स रुपीज एट द रेट, सॉरी, 5% अप टू 5 लाख। 5 लाख तक इनको 5% देना होगा। अगर इनकी इनकम 5 लाख से भी क्रॉस कर रही है लेकिन 10 से कम है तो इनको 20% होगा। तो एट द एंड क्या है?
बस फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि जो इंडिविजुअल थे जिनकी एज 60 से नीचे थी उनको 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं था, लेकिन जिनकी एज मोर देन 60 है या फिर 60 है लेकिन लेस देन 80 है उनके लिए टैक्स रेट जो है वो 3 लाख तक नील होगा, लेकिन 3 to 5 लाख जो है वो 5% होगा। मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल था इसके अंदर 250 टू 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में सेम रेट था 5%। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए 3 से लेके 5, मतलब बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ 250 के जगह पर 3 लाख से ऊपर ऊपर टैक्स होगा, 3 लाख तक इसको कोई टैक्स नहीं है, बाकी सारा सेम है। तो इसी तरह से 80 ईयर वाला देख लेते हैं। 250 नो टैक्स, अगर 3 लाख तक है तब भी कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक अगर इसकी इनकम चली जाती है तो कोई टैक्स नहीं। तो एट द एंड अगर एज आपकी 80 ईयर से ऊपर है तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद सेम स्लैब फॉलो होगा। मोर देन 5, लेस देन 10 20%, मोर देन 10 30%। तो ये था हमारे पास स्लैब। नाउ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे रिबेट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट मतलब 2020 टू 21 का फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर ये रिबेट को खत्म कर दिया गया है बजट के अंदर। ये रिबेट सिर्फ मिलेगी आपको अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20 2019 टू 20। तो देखिए रिबेट क्या है ये। Rebate under Section 87A, any individual whose annual net income more than 5 lakh is not eligible to claim this rebate। मतलब ये हुआ कि वही सिर्फ ले सकता है इस रिबेट को इंडिविजुअल जिसकी, सिर्फ इंडिविजुअल, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जिसकी इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर चली गई, यू कैन नॉट क्लेम दिस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और ये रिबेट कितनी है, जितना आपका टोटल टैक्स निकलेगा उसमें से ये माइनस होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना आपका टोटल टैक्स निकलेगा उसमें से ये माइनस होगी। मान लेते हैं सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद किसी का टैक्स बन रहा है सपोज 20,000 टैक्स ऑफ अ इंडिविजुअल, लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी इनकम लेस देन 5 लाख होनी चाहिए। दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो उसकी हमने टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की है, इफ लेस देन रुपीज 5 लाख देन assessee can claim this 87A deduction, and the rate or limit for 87A deduction is 12,500 in 2019-20 फाइनेंशियल ईयर। देखिए 87A की 1920 फाइनेंशियल ईयर के अंदर लिमिट है 12,500, लेकिन 5 लाख या उससे कम जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम है उसको ही ये रिबेट दी जाएगी, अदर को नहीं दी जाएगी। और कैसे मिलेगी, जितना आपका टोटल टैक्स बन रहा है और 12,500 विच एवर इज लेस आउट ऑफ दीज टू बी डिडक्टेबल। इन दोनों में से लेस कौन सा है, 12,500। इसका मतलब 12,500 को टोटल टैक्स में से माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो क्या होगा आपका पे एबल टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो हम मान लेते हैं जी अगर हमारी टैक्स निकल रहा है 6,000 टैक्स निकल रहा है, अभी हमने रिबेट नहीं ली 87A की, तो अब 12,500 आपने रिबेट इसमें से माइनस कर दी, ये तो उल्टा गवर्नमेंट से लेना निकला है क्योंकि ये रिबेट थी नहीं। गवर्नमेंट बोलती है इन दोनों में से जो लेस है वो आपको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, जो एक्चुअल में टैक्स आपका निकला है विदाउट क्लेमिंग द रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और 87A लिमिट विच एवर इज लेस आउट ऑफ दीज टू। तो इन दोनों में से लेस क्या होगा जी, 6,000। सो 6,000 में से 6,000 माइनस होगा तो टैक्स कितना बचेगा, 0। सो दिस वन इज अ मेथड फॉर क्लेम द रिडक्शन। नाउ हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं उसका किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप है जो, सबसे पहले सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, कैपिटल गेन, मतलब जितने भी आपके पास इनकम सोर्स है उन सभी की इनकम को एड ऑन किया जाएगा। उसमें से जर्नल डिडक्शन, अब जर्नल डिडक्शन क्या है, आपके वो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर सिर्फ डिडक्शन को ही एक्सप्लेन करूंगा। दीज डिडक्शंस आर स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 80C टू 80U। 80C से लेके 80U तक चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिडक्शन दे रखी हैं। ये सारी डिडक्शन जो है, जितने भी आपने इनमें से कोई भी डिडक्शन आपकी बन रही है, आपने कोई क्लेम करनी है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगी फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम। जो बचेगा असेसी लाइबल टू पे द टैक्स ऑन दिस टोटल टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर वो टैक्स देने के लिए लाइबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इसको हम अगले में देख रहे हैं, अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करना है।
तो देखिए, इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, मैंने सिर्फ इस वीडियो के अंदर एक सैलरीड एम्प्लॉय का केस लिया है। बिजनेसमैन नहीं है वो, साथ में सिर्फ वो सैलरी ले रहा है और साथ में उसकी अदर इनकम्स आ रही। इफ अ ऐसी सैलरीड पर्सन देन कैन also claim the standard deduction. This one is also very important point for everyone. देखिए, ये भी 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, सैलरी ले रहे हैं, तो आपको एक सीधी सीधी डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है। वो है अप टू ₹50,000। मान लेते हैं आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, आपकी जो मंथली सैलरी है वो है ₹20,000 पर मंथ। तो आप एनुअली निकालिए कितनी होगी आपकी, क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा एनुअली लगता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका बन रहा है 2,40,000। देखिए, 2,40,000। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है 2,40,000 है, नहीं, इसमें से 50,000 आपको एक और डिडक्शन मिलेगी, जिसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 16A, अंडर सेक्शन 16A। वो हम आगे जाके देखेंगे। तो हमारी इनकम कितनी बचेगी, 1,90,000 इनकम बचेगी, क्योंकि ये सभी को मिलनी है जो सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन बना दी है गवर्नमेंट ने। लेकिन ये है फॉर द 2019 एंड 20, फॉर द इंडिविजुअल, नॉट फॉर द सीनियर सिटीजन जिसकी एज जो है 60 से कम है। तो किस तरह से होगी, देखिए, ग्रोस टोटल, ग्रोस सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो बचेगा वो बचेगी हमारे पास नेट सैलरी, और नेट सैलरी के बाद निकलेगी टोटल टैक्सेबल इनकम। तो अब हम देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, किस तरह से निकलेगी टोटल टैक्सेबल इनकम। अब मान लेते हैं किसी की ग्रोस सैलरी, यहाँ पर मैंने वर्ड ग्रोस लिखा है। ग्रोस का मतलब है जिसमें सारा कुछ आ गया, बेसिक पे भी आ गई, डेयरलेंस अलाउंस भी आ गया, ट्रैवलिंग अलाउंस भी आ गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आ गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आ गया। मतलब जितने तरह के भी एक सैलरीड पर्सन को अलाउंस मिलते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मेरी एनुअल सैलरी निकल के आई, मान लीजिए 6 लाख। नाउ लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 60A, ये मैंने आपको बताया था, सैलरीड पर्सन को ये डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है। वो कितनी है, ₹50,000। तो ये माइनस होगी। अब नेट सैलरी क्या बचेगी, 5,50,000। नेट सैलरी 6 लाख नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद जो होगा वो होगी आपकी नेट सैलरी। ये बन रही है 5,50,000। नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सभी को मालूम है हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लीजिए आपका कोई घर है, आपने किराए पे दिया, उससे कोई इनकम आ रही है, तो वो इनकम भी यहाँ पर ऐड होगी। तो अगर ये जो सैलरीड पर्सन है, इसके पास कोई घर था जो इसने किराए पे दिया, उसका रेंट ले रहा है, तो वो इनकम यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मैंने इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड इसलिए नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि जो पर्सन सैलरी ले रहा है उसका कोई बिजनेस नहीं है, मैं मान रहा हूँ एक बार। एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एवरीवन नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई घर खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई जमीन खरीदी है, आपने आज खरीदी है, लेकिन इस साल के अंदर या पिछले साल आपने खरीदी थी, इस साल के अंदर आपने बेच दी। बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, तो वो मुनाफा क्या होगा, कैपिटल गेन। एंड कैपिटल गेन ऑल्सो टैक्सेबल। ये हम नेक्स्ट जो हम लेक्चर्स देखेंगे उनके अंदर फुल फ्लैश चैप्टर देखेंगे कैपिटल गेन क्या है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि कैपिटल गेन क्या है, जो हमको गेन हो रहा है अपनी कोई एसेट बेचने के बाद, तो उसकी इनकम जो आएगी, गेन, सिर्फ गेन लेना है हमने यहाँ पर, सारी वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ प्रॉफिट लेना है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा जितने बाकी सोर्सेज बच के जो किसी भी हेड के अंदर नहीं आ रहे, जैसे मैंने दो लिए हैं इसके अंदर। इनकम फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। अब बहुत सारे पर्सन को इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट के अंदर। अगर इंटरेस्ट एक साल का 10,000 से कम है तो एग्जाम्ड होगा, इन दैट केस उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर 10,000 से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, जितना 10,000 से ऊपर है वो सारा टैक्सेबल होगा। लेकिन आपको यहाँ पर सारे का सारा इंटरेस्ट दिखाना होगा, यहाँ पर सारा ऐड करना होगा। जैसे मैंने 18,000 इंटरेस्ट लिया है, लेकिन टेक्निकली सिर्फ 8,000 ही टैक्सेबल होगा, 10,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो डिडक्शन है। लेकिन यहाँ पर आप सारा ऐड करेंगे, फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो भी पूरे का पूरा ऐड होगा, तो ये बन जाएगी आपकी ग्रोस इनकम। अब जो हमने 10,000 इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड किया था, उसको इस सेक्शन के अंदर रिडक्शन मिलेगी जो 80TTA सेक्शन है। मैं सेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। जो सेविंग अकाउंट या पोस्ट सेविंग अकाउंट या ऐसे कोई सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है किसी सैसी को, अगर वो इंटरेस्ट एक साल में 10,000 से कम है तो फिर सारा ही माइनस हो जाएगा। अगर नहीं ऐड होगा इनकम में, अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो आपको 10,000 तक की डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80TTA। जिस तरह से इस प्रैक्टिकल के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 18,000
टोटल था इंटरेस्ट जो मुझको मिल रहा था सेविंग का 1 साल का। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि अंडर सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट डिडक्टेबल अप टू ₹10,000, तो 10,000 नीचे यहाँ इस सेक्शन के अंदर 80 TTA जहाँ पर होगा उससे माइनस कर दिया जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि मेरी सारी डिडक्शन ऐड करने के बाद है 2 लाख रुपए। अब ये ग्रोस इनकम है, इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, बाकी क्या बचेगा, टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑन विच द टैक्स इज टू बी इम्पोज। इस इनकम के ऊपर आप स्लैब देकर टैक्स लगाएंगे। तो आओ हम अब टैक्स लगाना सीख लेते हैं। तो जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया, हमारी इनकम कितनी थी, 3,73,000। नाउ टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन हुज एज लेस देन, मैंने मान लिया जी उसकी एज 60 से कम है। अब आप सभी को मालूम है जिसकी एज 60 से कम है उसके लिए स्लैब क्या बोल रहा था, नो टैक्स अप टू ₹2,50,000 नील। तो here total taxable income 3,73,000 लेस 2,50,000। ये क्यों लेस हो रहा है, क्योंकि 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं था, हमने देखा है। नाउ क्या कितनी इनकम बचेगी, 1,23,000 इनकम फॉर द असेसी। सो टैक्स पेएबल, अब हमने इसके ऊपर कैलकुलेट किया, ये यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है मैंने। 1,20,000 हमने स्लैब देखा था 5% है, तो कितने बनेगा 6,150 अमाउंट ऑफ टैक्स। लेकिन लेकिन इसकी इनकम 5 लाख से कम है। देखिए आप देख सकते हैं इनकम 5 लाख से कम है। तो अभी मैं आपको याद दिला दूं, हमने एक सेक्शन किया था, मैं पीछे जा रहा हूँ सेक्शन के लिए। हमने अभी एक सेक्शन किया था 87A, जिसके अंदर हमने देखा था अगर असेसी की इनकम 5 लाख से कम है तो उस केस में अंडर सेक्शन 87A assessee can claim the rebate up to ₹12,500 or actual amount of tax whichever is less out of these two। तो देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A मैक्सिमम 12,500 और एक्चुअल टैक्स पेड whichever is less। अब एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना निकल रहा है हमारा 6,150। तो अब 12,500, अब दोनों में से लेस कौन सा है, 6,001 एंड 5। देखिए एक्चुअल लिमिट कितनी थी 12,500 एंड हमारा टैक्स कितना निकला, हमने अभी कैलकुलेट किया 6,150। हमने देखा इन दोनों में से जो लेस होगा, तो लेस क्या है जी 6,150, वो डिडक्ट हो जाएगा टैक्स में से। अब लेस अमाउंट हमने माइनस की तो नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या निकली, नील निकल के हमारे सामने आई। तो टेक्निकली बन रहा था टैक्स 6,150, लेकिन 87A आपने ध्यान में नहीं रखा। जैसे ही आपने 87A को दिमाग में रखा आपका टैक्स हो गया जीरो। सो दिस वन इज अ मेथड टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर टैक्स जो है हमारा निकल रहा होता, मतलब हमारी इनकम मान लेते हैं 5 लाख से अगर ऊपर होगी, तो हमने उस अकॉर्डिंगली टैक्स निकालना था, रेट एप्लीकेबल करना था, जो भी टैक्स यहाँ पर निकलना था वो हमने गवर्नमेंट को पे करना था यहाँ, उसके ऊपर आपने अलग से 4% सेस इम्पोज करना। तो इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो ये मैंने एक आपको बताया मेथड कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी इन द केस ऑफ सैलरीड पर्सन। तो ध्यान रखना है सैलरीड पर्सन 2019-20 की अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो उसको डिडक्शन मिलेगी अप टू ₹50,000 अंडर सेक्शन 16A स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये ध्यान में रखनी है। और उसके बाद सब जब सारा टैक्स निकल जाएगा, then if the income of the assessee, total taxable income of the assessee less than 5 lakh, then assessee can also claim rebate under section 87A whose limit is 12,500। सो ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी। तो ये था गाइस सारा मेरे पास टॉपिक। तो थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए और ज़्यादा इसमें लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर